जूली इतिहास की क्लास में बैठी थी, तभी उसे एहसास हुआ कि वो अनजाने में सो गई थी। लेकिन जैसे ही उसकी आंख लगी, वो एक ऐसे खौफनाक सपने में पहुंच गई जिसने उसकी रूह तक कपा दी। अचानक उसके आसपास बैठे सारे छात्र धूल बनकर बिखर गए। सामने खड़ी टीचर भी एक भयानक राक्षस में बदल गई, जिसके हाथों में लोहे के नुकीले पंजे लगे हुए थे। जूली इस राक्षस को पहले भी कई बार अपने सपनों में देख चुकी थी। वो घबराकर दूसरी क्लासरूम की ओर भागी, लेकिन वो राक्षस वहां भी अचानक उसके सामने आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो जूली को बहुत समय से जानता हो। उसने मुस्कुराते हुए जूली का नाम लिया और धीरे धीरे अपने तेज पंजों वाला हाथ उसकी तरफ बढ़ाने लगा। क्या तुम ठीक हो? अचानक जूली की आंख खुल गई। वो फिर एक बार उसी डरावने सपने से जाग चुकी थी, लेकिन जब उसकी नजर किताब पर पड़े कटे हुए बालों के एक गुच्छे पर गई तो उसे 2 दिन पहले की एक बरसाती रात याद आ गई। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। जूली का सबसे अच्छा दोस्त डीन उसे एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है। वो कहता है कि उसके पास बहुत जरूरी बात है। जैसे ही जूली वहां पहुंचती है, उसे महसूस हो जाता है कि डीन की हालत बेहद खराब है। उसका चेहरा थका हुआ था और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ चुके थे। डीन बताता है कि उसे 3 दिन से नींद नहीं आई है, क्योंकि हर बार जब वो सोता है तो उसके सपने में एक ही आदमी उसका पीछा करता है और उसे मारने की कोशिश करता है। सबसे डरावनी बात ये थी कि सपने में लगी चोटें असल दुनिया में भी दिखाई देने लगती थी। बात करते समय डीन लगातार अपने घायल बाएं हाथ को पकड़े हुए था। वो बताता है कि थोड़ी देर पहले जब वो जूली का इंतजार कर रहा था, तब उसकी आंख लग गई थी और उसी दौरान उस राक्षस ने सपने में उस पर हमला किया था। उसके हाथ पर मौजूद घाव उसी हमले का नतीजा था। डीन बार बार कह रहा था कि ये सब सच है, लेकिन जूली को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। वो समझाती है कि शायद कई दिनों से नहीं सोने की वजह से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और वो भ्रम का शिकार हो रहा है। दोनों के बीच बहस होने लगी। गुस्से में डीन के हाथ से कॉफी छलक गई और जूली के कपड़ों पर गिर गई। जूली वॉशरूम जाने के लिए उठी और डीन से कहा कि वो शांत होकर उसका इंतजार करे, लेकिन जैसे ही वो अकेला बैठा, 3 दिनों से जाग रहा डीन खुद को रोक नहीं पाया। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें मलना शुरू किया और अगले ही पल उसके आसपास की पूरी दुनिया बदल गई। वो बार बार खुद से कहने लगा, तुम असली नहीं हो, तुम असली नहीं हो, तुम असली नहीं हो। लेकिन तभी एक आवाज आई, मैं असली हूँ। उधर जब जूली वापस लौटी तो उसके सामने एक बेहद भयावह दृश्य था। डीन ने एक हाथ में चाकू पकड़ रखा था, दूसरा हाथ किसी अदृश्य चीज को अपने से दूर रखने की कोशिश कर रहा था। वो लगातार चिल्ला रहा था, तुम असली नहीं हो। अगले ही पल उसने चाकू अपनी गर्दन में घुसा दिया। फिर अपनी गर्दन पर आधा गोल घाव बनाते हुए उसने खुद का गला काट लिया। डीन वहीं तड़पते हुए मर गया। जूली की चीख के साथ ये भयावह दृश्य खत्म होता है। अगले दिन डीन का अंतिम संस्कार हो रहा था। वहां मौजूद हर व्यक्ति दुख में डूबा हुआ था और सिर झुकाकर उसे श्रद्धांजलि दे रहा था। लेकिन तभी जूली ने कब्र के पास एक अजीब चीज देखी। उसे वहां अपना बचपन वाला रूप दिखाई दिया। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर जूली ने देखा कि उस छोटी बच्ची के कपड़ों पर खूनी पंजों के निशान बने हुए थे। अचानक जूली की आंख खुल गई। ये उसके जीवन का पहला असली दुस्वप्न था। अंतिम संस्कार खत्म होने के बाद सभी लोग धीरे धीरे वहां से चले गए, लेकिन तभी जूली की नजर डीन की स्मृति तस्वीर पर पड़ी और वहां उसे अपने बचपन की तस्वीर दिखाई दी। ये देखकर जूली पूरी तरह हैरान रह गई, क्योंकि जूली को अच्छी तरह याद था कि उसकी और डीन की दोस्ती हाई स्कूल में हुई थी। फिर बचपन की तस्वीर में दोनों साथ कैसे हो सकते थे? इसी सोच में डूबी हुई थी कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड जेफ उसके पास आया और उसका हालचाल पूछने लगा। जूली ने उसे फोटो वाली अजीब घटना के बारे में बताया। साथ ही डीन की मौत से पहले हुई सारी रहस्यमयी हरकतों का भी जिक्र किया। उसने कहा कि जब डीन ने आत्महत्या की थी तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे मजबूर कर रहा हो। इन सब बातों ने जूली को अंदर से बेचैन कर दिया था, लेकिन जेफ ने तुरंत अपनी राय देते हुए कहा कि शायद डीन ने कुछ नशा कर रखा था और उसी वजह से उसे अजीब अजीब चीजें दिखाई दे रही थी। उसने जूली से कहा कि वो इतना ज्यादा न सोचे। तभी उनकी क्लासमेट सारा वहां आ गई। उसके चेहरे पर गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी। सारा ने कहा कि वो जूली की हर बात पर विश्वास करती है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो खुद भी बेहद डरावने सपने देख रही है। लेकिन जेफ को लगा कि सारा बेवजह माहौल खराब कर रही है। वो जूली का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले गया। रात होते ही जूली अपने घर में बचपन की पुरानी फोटो एल्बम देखने लगी। हालांकि उसे डीन के साथ कोई तस्वीर नहीं मिली, लेकिन उसने एक और अजीब बात नोटिस की। एल्बम की ज्यादातर तस्वीरें किसी ने फाड़ रखी थी। जूली ने हैरान होकर अपनी माँ से इसके बारे में पूछा। माँ ने कहा कि शायद बाकी तस्वीरें स्टोर रूम में रखी होंगी। फिर उन्होंने पूछा कि अचानक उसे पुरानी तस्वीरों की जरूरत क्यों पड़ गई। जब जूली ने अंतिम संस्कार वाली तस्वीर का जिक्र किया तो माँ ने बात को टाल दिया। उन्होंने बस इतना कहा कि देर हो चुकी है और उसे सो जाना चाहिए, क्योंकि सुबह स्कूल भी जाना है। लेकिन जूली समझ चुकी थी कि उसकी माँ उससे कुछ छिपा रही
रही है। उस रात माँ के सो जाने के बाद जूली चुपके से स्टोर रूम में पहुंच गई। वहां उसने बचपन की कई पुरानी चीजें निकाल कर देखनी शुरू की। कुछ ही देर में उसे एक ऐसी ड्रेस मिली जिसे देखकर वो सन्न रह गई। उस ड्रेस पर किसी तेज लोहे के पंजे से फाड़े गए कई निशान मौजूद थे। उसी समय स्टोर रूम की लाइट अचानक टिमटिमाने लगी। जूली घबरा गई और तुरंत अपनी टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखने लगी। ये उस रात के बाद उसका दूसरा डरावना सपना था और तीसरा सपना वही था जो कहानी की शुरुआत में इतिहास की क्लास में उसने देखा था। अब जूली की हालत खराब होने लगी थी। लगातार नींद की कमी और डर की वजह से उसके अंदर बेचैनी और घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसे सबसे ज्यादा डर अब सोने से लगने लगा था। स्कूल की छुट्टी होते ही वो तेजी से गाड़ी चलाकर घर पहुंची, लेकिन घर पहुंचते ही उसे पता चला कि उसकी माँ आज काम के सिलसिले में बाहर जा रही हैं, क्योंकि वो एक एयर होस्टेस थी और आज रात उन्हें लंदन जाने वाली रेड आई फ्लाइट पकड़नी थी। माँ को विदा करने के बाद जूली ने घर के मुख्य दरवाजे पर अलार्म सिस्टम लगा दिया। धीरे धीरे रात गहराने लगी। वो बेहद थकी हुई थी, लेकिन फिर भी खुद को जागे रखने के लिए टेबल लैंप के नीचे बैठकर अखबार पढ़ने लगी। तभी उसे घर के बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। जूली तुरंत खिड़की के पास पहुंची और पर्दा हटाकर बाहर देखा, लेकिन बाहर कोई दुश्मन नहीं था। वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड जेफ था। उसे देखकर जूली हैरान तो हुई, लेकिन अंदर ही अंदर खुश भी थी, क्योंकि कम से कम आज रात उसे अकेले नहीं रहना पड़ेगा। कुछ देर बाद बातचीत के दौरान जेफ ने भी डीन की मौत का जिक्र किया। उसने बताया कि पिछली रात उसने भी एक अजीब सपना देखा था। फिर दोनों ने महसूस किया कि वे एक ही आदमी को अपने सपनों में देख रहे हैं। एक ऐसा आदमी जिसकी जली हुई त्वचा थी और जिसकी उंगलियों में तेज धार वाले ब्लेड लगे हुए थे। ये सुनकर जूली के होश उड़ गए। उसे समझ आ गया कि ये सब सिर्फ उसका वहम नहीं है। तभी जेफ ने उसे गले लगाते हुए कहा, डरो मत जूली, आज रात मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी पूरी हिफाजत करूंगा। इसके बाद दोनों लगभग आधे घंटे तक साथ बैठे रहे और खुद को जागे रखने की कोशिश करते रहे, लेकिन धीरे धीरे वो नींदापन उन पर हावी होने लगा। रात करीब 2 बजे जूली की अचानक आंख खुली। उसे घर के बाहर अपने कुत्ते के लगातार भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो तुरंत उठी और दरवाजा खोलकर अपने कुत्ते को आवाज लगाने लगी। उसे लगा शायद वो किसी चीज से डर गया है, लेकिन बाहर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका कुत्ता खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। उसके पूरे शरीर पर गहरे पंजों के निशान बने हुए थे। तभी अंधेरे कोने में एक परिचित लोहे का पंजा दिखाई दिया। जूली डर के मारे चीख उठी और घर की ओर भागी। भागते भागते उसने दरवाजा खोला, लेकिन अंदर उसका घर नहीं था। उसकी जगह एक अजीब सा किंडरगार्टन दिखाई दे रहा था, जो उसे कहीं न कहीं जाना पहचाना भी लग रहा था। अब उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो सावधानी से लंबे गलियारों से गुजरने लगी। चारों तरफ बच्चों के खेलने और हंसने की आवाजें गूंज रही थी। तभी उसे अपना बचपन वाला रूप दिखाई दिया। छोटी जूली उसका हाथ पकड़कर आगे ले जाने लगी। वो बार बार कह रही थी कि उन्हें छिपना होगा, वरना बहुत बड़ा खतरा है। जूली अभी ये सब समझने की कोशिश ही कर रही थी कि अचानक किसी की आवाज गूंजी। अगले ही पल जूली की आंख खुल गई। ये भी एक सपना था। वो पसीने से पूरी तरह भीग चुकी थी। जूली तुरंत वॉशरूम में गई और मुंह पर पानी मारा। उसे राहत थी कि इस बार जेफर उसके साथ था, लेकिन तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई। जूली कुछ समझ पाती उससे पहले ही उस भयानक आदमी के लोहे के पंजे ने उसके शरीर को आर पार चीर दिया। सबसे डरावनी बात ये थी कि जूली को मरते वक्त भी यह एहसास नहीं हुआ कि वो अभी भी सपने में ही थी। ये एक सपने के अंदर दूसरा सपना था और सपने में मिली मौत इस बार सीधे हकीकत में बदल गई। जूली की मौत होते ही जेफ की हालत बिल्कुल वैसी हो गई जैसी कभी जूली की हुई थी जब उसने डीन को मरते देखा था। वो घबराकर जूली के पास दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब उसे यकीन हो गया कि जूली सचमुच मर चुकी है, तो वो डर के मारे घर से बाहर भाग गया। भागते समय उसने अनजाने में वही अलार्म सिस्टम भी सक्रिय कर दिया जो जूली ने दिन में लगाया था। अगर पुलिस ने उसे वहां देख लिया तो जूली की हत्या का पूरा इल्जाम उसी पर आने वाला था। इसी डर से जेफ सीधे अपनी दोस्त सारा के घर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने बताया कि उसके कपड़ों पर लगा सारा खून जूली का है। उसने कहा कि किसी ने जूली को उसके सपने के अंदर मार डाला है। सारा उसकी बात सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि वो खुद भी पिछले कई दिनों से उसी डरावने आदमी के सपने देख रही थी। फिर उसने एक पुराना गाना सुनाया जिसे वो लगातार सुन रही थी। गाने के बोल थे, तभी जेफ को एहसास हुआ कि सपनों में दिखाई देने वाले उस राक्षस का नाम शायद फ्रेडी है। लेकिन वे दोनों इस रहस्य पर ज्यादा चर्चा कर पाते उससे पहले सारा की मां ने कमरे का दरवाजा खटखटाया। घबराकर जेफ खिड़की से बाहर कूद गया और वहां से भाग निकला। लेकिन अब तक पूरे इलाके में पुलिस सायरन गूंजने लगे थे। पुलिस ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया था। कुछ ही देर में उनकी नजर संदिग्ध हालत में भागते हुए जेफ पर पड़ी। उन्होंने उसे पकड़कर सीधे पुलिस गाड़ी से टिका दिया। जेफ लगातार अपनी सफाई देता रहा और कहता रहा कि उसने कोई हत्या नहीं की, लेकिन पुलिस ने उसकी
की एक नहीं सुनी, उसे सीधे जेल में डाल दिया गया। जेल की कोठरी में बैठा जेफ बार बार अपने सिर पर थप्पड़ मार रहा था ताकि उसे नींद ना आ जाए, क्योंकि अब वो जान चुका था कि जैसे ही वो सोएगा फ्रेडी उसे ढूंढ लेगा। लेकिन जेल में आए उसे 12 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि अचानक उसकी कोठरी का दरवाजा खुल गया। एक गार्ड अंदर आया और बोला, तुमसे मिलने कोई आया है। गार्ड ने बताया कि किसी ने जेफ की जमानत करवा दी है। ये सुनकर जेफ हैरान रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर उसे छुड़वाने वाला कौन हो सकता है। वो गार्ड के साथ बाहर की ओर चलने लगा, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो जेल की सारी कोठरियां गायब थीं। उनकी जगह सिर्फ एक ठोस दीवार खड़ी थी। तभी जेफ को एहसास हुआ कि वो फिर से सो चुका है और एक बार फिर फ्रेडी के खौफनाक सपने में फंस गया है। अचानक सारी लाइटें बुझ गईं। जब अंधेरा छटा तो उसने खुद को एक सुनसान और जर्जर फैक्ट्री के अंदर खड़ा पाया और अगले ही पल फ्रेडी भी उसके सामने आ गया। जेफ जान बचाने के लिए पूरी ताकत से भागने लगा। भागते भागते वो एक बंद गली में पहुंच गया, लेकिन वहां जो उसने देखा उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। उसके सामने जूली और डीन की बुरी तरह फटी हुई लाशें पड़ी थीं। जेफ डर के मारे जड़ हो गया, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो फ्रेडी वहां नहीं था। सिर्फ उसकी डरावनी हंसी पूरी फैक्ट्री में गूंज रही थी। दूसरी तरफ सारा की हालत भी लगातार बिगड़ती जा रही थी। फ्रेडी अब सिर्फ उसके सपनों में ही नहीं बल्कि उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिखाई देने लगा था। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी सारा जाग रही थी। वो लगातार ड्राइंग बना रही थी ताकि उसे नींद ना आ जाए। तभी उसकी माँ कमरे में आई। सारा ने अचानक पूछा, क्या मेरा जूली और जेफ का बचपन में कोई संबंध था? क्या हम कभी साथ पढ़ते थे या किसी एक ही जगह जाते थे? लेकिन इन सवालों को सुनकर उसकी माँ बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई, बल्कि उसने तुरंत सारी बातों को नकार दिया। फिर कमरे से बाहर निकलने के बाद उसने चोरी छिपे किसी को फोन किया। उसने फोन पर कहा, मुझे लगता है सारा को पुरानी बातें याद आने लगी हैं। उधर सारा खुद को जागे रखने के लिए बाथटब में नहाने चली गई। उसने एहतियात के तौर पर मोबाइल में अलार्म भी लगा लिया ताकि अगर आंख लग जाए तो वो तुरंत जाग जाए। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, पानी के नीचे से धीरे धीरे एक लोहे का पंजा बाहर निकलने लगा। खुशनसीबी से उसी समय उसकी माँ ने दरवाजा खटखटा दिया। सारा तुरंत जाग गई। उसने राहत की सांस ली और नहाकर बाहर निकलने लगी, लेकिन बाथरूम का दरवाजा खोलते ही वो चौंक गई। पूरे कमरे में बर्फ गिर रही थी। चारों तरफ सफेद बर्फ की मोटी परत जमी हुई थी, लेकिन सारा को अभी तक समझ नहीं आया था कि वो फिर से सपने में प्रवेश कर चुकी है। कुछ देर बाद वो बर्फ के निशानों का पीछा करते हुए एक पुराने किंडरगार्टन के सामने पहुंची। उस किंडरगार्टन का नाम था बैड किंडरगार्टन। जैसे ही वो अंदर जाने वाली थी, पीछे से एक भारी आवाज सुनाई दी। आवाज फ्रेडी की थी। वो सारा को पहचानता था। फ्रेडी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा मेरी सबसे पसंदीदा बच्ची रही हो। ये कहकर उसने बेहद घिनौने अंदाज में सारा के गाल को चाट लिया। सारा डर के मारे कांप उठी, लेकिन तभी अचानक उसका मोबाइल बज उठा। ये उसका अलार्म नहीं था, फोन उसके दोस्त और प्रशंसक विक्की का था। विक्की ने घबराई हुई आवाज में बताया, जेफ मर चुका है, अभी अभी जेल में उसकी मौत हो गई। सारा तुरंत समझ गई कि फ्रेडी ने एक और शिकार कर लिया है। उसने कहा, मैंने उसे देखा है, मैं अभी सोई हुई थी। विक्की ने जवाब दिया, ठीक है, मैं अभी तुम्हारे घर आ रहा हूँ। कुछ देर बाद विक्की सारा के घर पहुँच गया। दोनों ने मिलकर इंटरनेट पर उस रहस्यमयी किंडरगार्टन के बारे में जानकारी ढूंढनी शुरू की, लेकिन ऑनलाइन बहुत कम जानकारी मौजूद थी। बस इतना पता चला कि वो शहर के दूसरे छोर पर स्थित है और कई साल पहले बंद हो चुका है। जब सारा ने अपने सपने के आधार पर किंडरगार्टन का नक्शा और वहां का दृश्य बनाकर दिखाया तो विक्की ने उसे देखकर कहा, विक्की ने साफ कहा कि उसे इस किंडरगार्टन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसने इसे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन सारा को पूरा यकीन था कि उसकी माँ उससे कोई बड़ा राज छिपा रही है। अगली सुबह होते ही दोनों घर के हर कोने में पुरानी फाइलें और दस्तावेज खंगालने लगे। काफी देर तक तलाश करने के बाद सारा को एक दराज के अंदर कुछ अजीब महसूस हुआ। जब उसने पूरा बॉक्स बाहर खींचा तो पीछे एक गुप्त खांचा दिखाई दिया। उसके अंदर एक पुरानी फाइल छिपाकर रखी गई थी। फाइल खोलते ही दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये बैड किंडरगार्टन की ग्रेजुएशन फोटो थी। फोटो में सारा का बचपन वाला चेहरा साफ दिखाई दे रहा था और सिर्फ वही नहीं, वहाँ जूली, डीन, जेफ और उनके बाकी सभी दोस्त भी मौजूद थे। फोटो के पीछे सभी बच्चों के नाम लिखे हुए थे। सारा कांपती हुई बोली, ये मैं हूँ, ये तुम हो और ये डीन है। उसी समय पीछे से उसकी माँ की आवाज सुनाई दी। वो घबराई हुई तेजी से कमरे में पहुंची। सारा ने तुरंत उनसे सवाल किया, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? आपने क्यों कहा कि हम बचपन में एक दूसरे को नहीं जानते थे? लेकिन उसकी माँ अपने जवाब पर अडिग रही। उन्होंने कहा कि उन्होंने झूठ नहीं बोला था। जो कुछ भी किया सिर्फ अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए किया। वो नहीं चाहती थी कि सारा पूरी जिंदगी उन डरावनी यादों के साथ जिए। फिर आखिरकार उन्होंने सालों पुराना सच बता दिया। उस किंडरगार्टन में फ्रेडी नाम का एक माली काम करता था।
वो लोगों से ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन बच्चों के साथ समय बिताना उसे बेहद पसंद था। वो उन बच्चों को ही अपनी पूरी दुनिया मानता था। सारा अपनी शानदार ड्राइंग की वजह से फ्रेडी की खास पसंद बन गई थी, लेकिन कुछ समय बाद माता पिता ने बच्चों के शरीर पर अजीब अजीब चोटों के निशान देखने शुरू किए। एक दिन छोटी सारा ने बताया कि फ्रेडी उसे एक गुप्त जगह पर ले गया था और वहाँ उसके साथ गलत व्यवहार किया था। ये सुनकर सभी माता पिता के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही फ्रेडी शहर छोड़कर भाग गया। सारा की मां ने बताया कि अब जो सपने उन्हें दिखाई दे रहे हैं वे दरअसल उनके बचपन की दबी हुई यादें हैं। इसी वजह से बचपन से ही उन्होंने सारा को उन बातों को भूल जाने के लिए समझाया था। दूसरी तरफ विकी को लगता था कि ये सब बीती हुई बातें हैं और अब कोई खतरा नहीं है, इसलिए वो उसी दिन अपनी स्विमिंग प्रैक्टिस के लिए चला गया। क्योंकि उसे फ्रेडी की ज्यादा याद नहीं थी, इसलिए अब तक वो डरावने सपनों का शिकार भी नहीं बना था। लेकिन पूल में कुछ ही लैप लगाने के बाद अचानक किसी चीज ने उसका पैर पकड़ लिया। अगले ही पल वो पानी के अंदर खींच लिया गया। विकी पूरी ताकत से संघर्ष करने लगा। जब वो किसी तरह वापस पानी की सतह पर आया तो उसके आसपास का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। अब वो स्विमिंग पूल में नहीं था, वो एक पुराने केमिकल टैंक के अंदर खड़ा था। डरा हुआ विकी तुरंत बाहर निकलने लगा। तभी दूर अचानक तेज रोशनी दिखाई दी। उसने देखा कि एक आदमी जान बचाकर भाग रहा है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि फ्रेडी था। उसके पीछे दर्जनों गाड़ियां उसका पीछा कर रही थी। ये सभी उन बच्चों के माता पिता थे जिनके परिवार फ्रेडी की करतूतों से तबाह हो चुके थे। विकी जोर जोर से उन्हें आवाज देने लगा, लेकिन किसी को उसकी मौजूदगी का एहसास तक नहीं हुआ। फ्रेडी भागते भागते एक जर्जर और सुनसान मकान के अंदर घुस गया। उसके पीछे पीछे गुस्से से भरे सभी माता पिता भी वहां पहुंच गए। सबके हाथों में हथियार और धारदार औजार थे। उनका नेतृत्व कर रहा आदमी कोई और नहीं बल्कि विकी का अपना पिता था। जब उन्होंने देखा कि दरवाजा टूट नहीं रहा है तो विकी के पिता ने अपनी गाड़ी से पेट्रोल के 2 कैन निकाले। उन्होंने पूरे मकान पर पेट्रोल छिड़क दिया, फिर आग लगा दी। आज वे अपने बच्चों के लिए इंसाफ चाहते थे। कुछ ही सेकंड में आग ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। अंदर फंसा फ्रेडी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आग की लपटों ने उसे पूरी तरह घेर लिया और आखिरकार फ्रेडी जिंदा जलकर मर गया। उसी समय किसी की आवाज सुनाई दी, क्या तुम ठीक हो? और दूसरी तरफ लेकिन सारा अभी भी अपनी माँ की बातों पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रही थी। सच्चाई जानने की चाहत में उसने ग्रेजुएशन फोटो में दिख रहे एक एशियाई सहपाठी का सोशल मीडिया अकाउंट ढूंढ निकाला। उस अकाउंट पर उसे कई अजीब पोस्ट मिली। लगभग हर पोस्ट डरावने सपनों से जुड़ी हुई थी। सारा ने उसकी रिकॉर्ड की हुई वीडियो चलानी शुरू की। वीडियो में वो लड़का बता रहा था कि एक जला हुआ आदमी उसके सपनों में उसका पीछा करता है। भागते भागते वो एक पुराने किंडरगार्टन तक पहुंच जाता है। फिर वही आदमी उसे बेसमेंट तक खदेड़ता है। लड़के को ऐसा महसूस होता था जैसे फ्रेडी जानबूझकर उसे किसी खास चीज की तरफ ले जाना चाहता हो। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती गई, लड़के की हालत बद से बदतर होती चली गई। हर नई वीडियो में वो पहले से ज्यादा थका हुआ दिखाई देता था। उसने बताया कि कई दिनों से उसे नींद नहीं आई है। अब तो हालत ये हो गई है कि जागते हुए भी उसे सपने दिखाई देने लगे हैं। वीडियो के आखिर में उसने इंटरनेट पर मौजूद लोगों से मदद मांगी। उसने पूछा कि क्या किसी और ने भी ऐसा अनुभव किया है। इसके बाद स्क्रीन पूरी तरह काली हो गई। उधर विक्की, जिसने अभी अभी पूरी सच्चाई जानी थी, गुस्से में अपने पिता के पास पहुंचा। उसने सीधे सवाल किया, आपने फ्रेडी को क्यों मारा था? उसके पिता पहले तो हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि विक्की को ये नाम कैसे पता चला। फिर उन्होंने कहा कि जो कुछ भी किया था बच्चों की सुरक्षा के लिए किया था। उन्होंने बताया कि फ्रेडी की हरकतों के बारे में बच्चों ने खुद बताया था, लेकिन विक्की को यकीन नहीं हुआ। उसने पूछा, अगर वो इतना बड़ा अपराधी था तो उसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? अब आप लोगों ने खुद फैसला लेने का अधिकार किसने दिया था? बातचीत के दौरान विक्की को एक और महत्वपूर्ण बात याद आई। बचपन में बच्चों ने जिस गुप्त गुफा का जिक्र किया था, क्या किसी ने उसे कभी ढूंढने की कोशिश की थी? इन सवालों का कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। अब विक्की और सारा ने फैसला कर लिया कि वे खुद उस पुराने किंडरगार्टन जाएंगे। शायद वहीं उन्हें इस पूरे रहस्य का जवाब मिल सके। लेकिन रास्ते में अचानक सारा ठिठक गई। उसने सड़क किनारे कुछ देखा। एक शव जैसा आकार प्लास्टिक में लिपटा हुआ पड़ा था। जब उसने ध्यान से देखा तो उसके होश उड़ गए। वो जूली थी, वही जूली जिसकी मौत कई दिन पहले हो चुकी थी। विक्की ने तुरंत उसे समझाया कि लगातार जागने की वजह से उसे भ्रम हो रहे हैं। इसके बाद दोनों जल्दी से शहर के दूसरे छोर की तरफ निकल पड़े। खुद को जागे रखने के लिए विक्की कहीं से एड्रेनलिन के इंजेक्शन ले आया था। उसने कहा कि इससे थकान कम होगी और नींद नहीं आएगी। बिना ज्यादा सोचे उसने अपनी जांघ में एक इंजेक्शन लगा लिया। रास्ता लगभग 20 मिनट का था। जागते रहने के लिए दोनों आपस में बातें करते रहे। तभी अचानक सड़क के बीचों बीच फ्रेडी दिखाई दिया। विक्की घबरा गया। उसने तुरंत गाड़ी मोड़ी, लेकिन कार नियंत्रण खो बैठी और सड़क छोड़कर ढलान में जा गिरी। अब उनके पास पैदल जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कुछ देर बाद आखिरकार बैड किंडरगार्टन उनके सामने खड़ा था। पूरा
इलाका सुनसान था। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह किसी बड़े खतरे को अपने अंदर छिपाए बैठी हो। विक्की ने एक खिड़की का शीशा तोड़ा और अंदर घुस गया। सारा भी उसके पीछे पीछे चली गई, लेकिन जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, फ्रेडी की मौजूदगी और ज्यादा महसूस होने लगी। कुछ देर बाद दोनों उस बेसमेंट तक पहुंच गए जहां कभी फ्रेडी रहा करता था। कमरे में हर तरफ धारदार चाकू पड़े हुए थे। दीवारों पर बनी अजीब और डरावनी तस्वीरें देखकर साफ लग रहा था कि फ्रेडी का दिमाग सामान्य नहीं था। तभी सारा की नजर दीवार पर लगी कुछ पेंटिंग्स पर पड़ी। उन्हें देखकर उसे कुछ अजीब लगा। वो गौर से देखने लगी। पेंटिंग्स हल्की हल्की हिल रही थीं। इसका मतलब था कि उनके पीछे कहीं से हवा आ रही थी। विक्की ने तुरंत उन तस्वीरों को हटाना शुरू किया। कुछ कोशिशों के बाद वहां एक छिपा हुआ दरवाजा दिखाई दिया। यही वह गुप्त सुरंग थी जिसका जिक्र सारा ने बचपन में अपनी माँ से किया था। सारा को धीरे धीरे पुरानी बातें याद आने लगी। उसे धुंधली याद थी कि फ्रेडी कभी उसे इसी जगह लेकर आया था। जब सारा दीवारों पर बनी अजीब तस्वीरों को देख रही थी, तभी विक्की ने पास रखा एक काला डिब्बा खोल दिया। उसके अंदर पुरानी तस्वीरों का एक ढेर रखा हुआ था। तस्वीरों को देखते ही दोनों सन्न रह गए, क्योंकि वे सभी तस्वीरें सारा के बचपन की थीं। और तभी उन्हें समझ आने लगा कि आखिर फ्रेडी का असली चेहरा कितना भयावह था। आगे जो सच उनके सामने आने वाला था वो उनकी कल्पना से भी ज्यादा डरावना था। सारा के चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि फ्रेडी ने उसके साथ बचपन में ऐसी ऐसी हरकतें की थीं जिन्हें याद करना भी उसके लिए दर्दनाक था। अब विक्की को भी समझ आ चुका था कि उसके पिता ने जो किया था वो उनकी रक्षा के लिए किया था। लेकिन समस्या ये थी कि फ्रेडी के मरने के बाद सब कुछ खत्म नहीं हुआ। मरने के बाद वो एक ऐसी शैतानी ताकत बन गया था जो लोगों के सपनों में घुसकर उन्हें मार सकती थी। हालांकि उसकी एक कमजोरी भी थी। अगर लोग धीरे धीरे उसे भूल जाते तो उसकी ताकत कम हो जाती और वो सपनों में हमला नहीं कर पाता। लेकिन अब हालात उल्टे हो चुके थे। जितना ज्यादा सारा और विक्की उसके बारे में जान रहे थे, उतना ही फ्रेडी उनकी यादों में मजबूत होता जा रहा था। अब सवाल था कि उससे छुटकारा कैसे पाया जाए। तभी सारा ने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने कहा कि वो जानबूझकर सोएगी और सपने में जाकर फ्रेडी का सामना करेगी। साथ ही उसने विक्की से कहा, अगर मैं तड़पने लगूं या कुछ गलत हो जाए तो मुझे तुरंत जगा देना। योजना शुरू हुई और कुछ ही देर में सारा सो गई। लेकिन लगातार कई दिनों से जाग रहा विक्की भी थकान के कारण वहीं सो गया। अगले ही पल दोनों खुद को एक जली हुई फैक्ट्री के अंदर खड़ा पाते हैं। चारों तरफ आग की लपटें उठ रही थी। विक्की अभी आसपास का जायजा ही ले रहा था कि अचानक फ्रेडी उसके सामने आ गया। उसने बिना देर किए विक्की को गले से पकड़ लिया, फिर अपने लोहे के पंजों से उसकी छाती पर गहरा वार कर दिया। अब वो अंतिम वार करने ही वाला था कि तभी उसकी नजर सारा पर पड़ी। फ्रेडी का ध्यान तुरंत उसकी ओर चला गया। उसे सारा के साथ खेलना ज्यादा पसंद था। इसके बाद दोनों के बीच बिल्ली और चूहे का खेल शुरू हो गया। सारा जितना भागती, फ्रेडी उतनी आसानी से उसके सामने पहुंच जाता, क्योंकि ये उसका सपना था और इस दुनिया का हर नियम उसी के हाथ में था। वो अपनी मर्जी से किसी भी चीज को बदल सकता था। आखिरकार उसने सारा को पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती एक बिस्तर पर दबा दिया। अगले ही पल सारा के कपड़े बदलकर सफेद ड्रेस में बदल गए। फ्रेडी फिर से वही डरावना खेल खेलने वाला था। लेकिन तभी सारा की जोरदार चीख गूंज उठी। उधर विक्की किसी तरह खुद को संभाल कर जाग गया, लेकिन सारा अब भी सपने में फंसी हुई थी। कई दिनों की नींद की कमी और फ्रेडी की ताकत के कारण वो जाग नहीं पा रही थी। हालात बेहद गंभीर हो चुके थे। तभी विक्की को याद आया कि उसके पास एक आखिरी एड्रेनलिन इंजेक्शन बचा है। उसने बिना एक सेकंड गवाए वो इंजेक्शन सारा के सीने में लगा दिया और अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सारा ने सपने के अंदर से फ्रेडी को पकड़ लिया और उसे खींचकर असली दुनिया में ले आई। अब पहली बार फ्रेडी वास्तविक दुनिया में मौजूद था। अगर उसे यहीं खत्म कर दिया जाए तो हमेशा के लिए इस डरावने अध्याय का अंत हो सकता था। लेकिन फ्रेडी अभी भी बेहद ताकतवर था। उसने कुछ ही सेकंड में विक्की को बुरी तरह घायल कर दिया। वो अंतिम वार करने के लिए अपने पंजे उठाने ही वाला था कि तभी पीछे से सारा ने बड़ी तलवार से उसके हाथ पर वार कर दिया। एक ही झटके में फ्रेडी का पंजा कटकर जमीन पर गिर गया। सारा गुस्से में बोली, दर्द हो रहा है ना, क्योंकि अब तुम मेरे संसार में हो। इतना कहकर उसने पूरी ताकत से तलवार फ्रेडी की गर्दन पर चला दी। गर्दन कटते ही खून की धार फूट पड़ी और फ्रेडी जमीन पर गिर गया। इस बार वो सचमुच मर चुका था। इसके बाद सारा ने उस पूरे तहखाने में आग लगा दी, वो जगह जहां से उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुस्वप्न शुरू हुआ था। कुछ ही देर में पूरा बेसमेंट आग की लपटों में घिर गया और फ्रेडी का शरीर भी राख में बदल गया। सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन क्या सचमुच दुस्वप्न समाप्त हो चुका था? जब सारा घर वापस पहुंची तो उसने अपनी माँ को गले लगाया। उसने कहा कि इतने सालों तक उसकी रक्षा करने के लिए वो उनका धन्यवाद करती है। लेकिन तभी उसकी नजर सामने लगे शीशे पर पड़ी और अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उस शीशे के अंदर फ्रेडी फिर से खड़ा मुस्कुरा रहा था। यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको ये खौफनाक कहानी पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट करके बताइए कि अगर आपके सपनों में फ्रेडी आ जाए तो आप उससे कैसे बचेंगे। मिलते हैं अगली डरावनी और रहस्यमयी कहानी के साथ।